लास्ट क्लास हम लोग ने डिस्कस किया था कि हम लोग ने क्या किया था कि जीटीआई का ऊपर हमने सरचार्ज, सेस ये कैलकुलेट करना सीखा था। फिर बाद में हमने मार्जिनल रिलीफ मिला था, और मार्जिनल रिलीफ का बाद में आप लोग को कौन सा अभी कितने अमाउंट का सरचार्ज मिलता है आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, सरचार्ज कितना रहता है वो हम लोग को कैलकुलेट करना था। तो आप लोग को लास्ट क्लास में दिया गया था कि एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ पेज नंबर आप लोग का था ऑफ पेज नंबर 26, ये तीन सम करने को दिया गया था। तो आप लोग को अगर प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। घर में आप लोग ने ट्राई किया था? सरचार्ज क्या था आपका? सरचार्ज था टैक्स ऑन इनकम एबव 50 lakhs, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ और मोर। ठीक है, जब भी आपका इनकम क्या होता है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा होता है, तब आप लोग को क्या लग रहा था? सरचार्ज लग रहा था। सरचार्ज का रेट ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। और इसमें क्या था, अगर आपको मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज कौन सा रेट में लग रहा था आपका? 10, 15, 25, 37। फिर आप लोग को क्या मिल रहा था? मार्जिनल रिलीफ मिल रहा था। और ये मार्जिनल रिलीफ आप लोग को कब मिल रहा था? जब भी आपका टोटल इनकम एक्सीड करता है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़ से। तो जब भी आपका इनकम डिफरेंस इन इनकम अबोव 50 lakhs, 1 CR, 2 CR और 5 CR, और डिफरेंस इन सरचार्ज, डिफरेंस इन सरचार्ज, डिफरेंस इन इनकम अबव 50 lakhs, ये अगर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तब आपको क्या मिलता है? मार्जिनल रिलीफ मिलता है। डिफरेंस इन सरचार्ज मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे सरचार्ज आपको निकालना, डिफरेंस इन सरचार्ज नहीं आएगा। जो भी आपने 50 लाख से ज्यादा अर्न करने का बाद में आपको क्या मिला है? एक सरचार्ज, एडिशनल ड्यूटी, एडिशनल टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। उस एडिशनल ड्यूटी को आपको कैलकुलेट करना है। इसका दो फॉर्मूला था कि पहले आपको कैलकुलेटेड सरचार्ज निकालना है। पहला वाला केस में जिसमें क्या था आपका 50 लैक्स 10,000 का इनकम था, उसमें आपका सरचार्ज कितना निकल रहा था? 1,31,500 निकल रहा था, 550 निकल रहा है। फिर इसमें से हम लोग को क्या करना था? डिफरेंस इन इनकम 50 लाख 10,000 था, तो यहाँ पे आपको इनकम कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ 50 लाख से? 10,000 का। और उसका ऊपर में आपको कितना है? 70% निकालना था। ये 70% क्यों निकाला? क्योंकि अलग अगर आप दूसरा वाला फॉर्मूला देखेंगे उसमें क्या था कि इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन टोटल इनकम, मतलब इनकम टैक्स भी कैलकुलेट करना है, सरचार्ज भी कैलकुलेट करना है ऑन 50 लैक्स 10,000 आपने कैलकुलेट किया है। फिर वहां से आपने क्या किसको माइनस कर दिया? 50 लैक्स में तो आपको देना ही है इनकम टैक्स, तो वो तो आपको पता है कितना में देना पड़ेगा आपको? आपने उसको माइनस कर दिया, टैक्स ऑन 50 लैक्स। ये तो कॉमन है कि आपको 50 लाख तक नॉर्मल टैक्स में देना है, तो सरचार्ज किसका ऊपर लग रहा है? ऑन इनकम एबव 50 लाख में लग रहा है, तो उसका सरचार्ज निकाला।
उसका अमाउंट कुछ एक निकला है, और आपको इंक्रीमेंट इन इनकम वो आपका कितना था, 10,000 था। तो उन दोनों का अगर डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, तभी आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो पहले वाला में क्या था, 49,000, 49,99,000 था शायद। इसमें था आपका 49,90,000, और सेकेंड वाले में था आपका 50,10,000 था आपका। इसमें आपका कितना निकल रहा था, 1,31,550। फिर हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया है, मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट किया है। 1,31,000 का जो आपका मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज निकल रहा था, फिर हम लोग को मार्जिनल रिलीफ मिला है, उसको आपको क्या करना है, लेस करना है। तो आपका इफेक्टिव जो सरचार्ज है वो कितना होगा, 7,000 का होगा। तो आपको टैक्स क्या निकल रहा था पहले आपका, बिफोर सरचार्ज 15,500, फिर सरचार्ज आपका कितना रह गया, 7,000। ये वाला सरचार्ज नहीं होगा क्योंकि आपने यहाँ से मार्जिनल रिलीफ को लेस किया है। तो 7,000 यहाँ पे लगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 13,22,500 आ जाएगा। 13,22,500 क्या है आपका, लाइबिलिटी ऑफ द सरचार्ज। फिर सरचार्ज का बाद में आपको क्या लगेगा, सेस एट द रेट 4% लगेगा। इसका 4% कैलकुलेट करेंगे, आपको ये आना चाहिए, और बाद में ये आपका टोटल इनकम टैक्स या इनकम लाइबिलिटी जो है, इनकम टैक्स का लाइबिलिटी वो आपको निकल के आना चाहिए। तो आप लोग को अभी करना है केस नंबर 3, जो कि आपका है 60 लैक्स का ऊपर में। ये अभी आप लोग ट्राई करिए, और अगर आप लोग को कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो उस स्टेज में मुझे बता देना अभी। ये 5 चीज चाहिए मुझे, इनकम टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सरचार्ज, सरचार्ज कितना निकल रहा है, मार्जिनल रिलीफ कितना निकलेगा, इफेक्टिव सरचार्ज सेस कितना निकलेगा, ये बता देना आपको। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी आप लोग का क्या था अमाउंट था, उसको आप लोग अपना हाथ कॉपी में ट्राई करेंगे, हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं आपका।
ये वाला अभी आप लोग को करना है। 61,57,000 में आप लोग का टैक्स लाइबिलिटी कितना निकलेगा, ये वाला आप लोग को अभी करना है। हम भी करता रहता है, आप भी लोग भी साइड में करते रहिए। इसमें कितना निकलेगा आप लोग को? मार्जिनल रिलीफ कितना निकलेगा यहाँ पे आपको? इसका कितना निकला आप लोग का, ये वाला बताइए। 1157। ये निकल रहा है आप लोग का?
यहाँ हम लोग ने क्या किया कि आप लोग का टैक्स लायबिलिटी पहले आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग ने ये एज्यूम कर लिया कि पहले हम लोग को क्या चाहिए था, एज जानना चाहिए और रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट है यह जानना चाहिए। रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट किसके लिए जानना चाहिए हम लोग को, टैक्स रेट के लिए भी चाहिए और प्लस हम लोग को रिबेट जो मिलना चाहिए था वो रिबेट के लिए भी जानना चाहिए। रिबेट यहाँ पे क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका इनकम 5 लाख या उससे ज़्यादा है और उनका एज यहाँ पे हम लोग को एज्यूम करके चलना है। अगर कहीं पे कुछ नहीं दिया है तो एज्यूमिंग टू बी अ पर्सन ऑफ एज बिलो 60 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका टोटल इनकम कितना है, 61,57,000। वहां से मुझे अभी कितना निकालना है, वो कितना रेट में गिरेगा आपका, 5, 20 और 30 का आप लोग का स्लेब था। तो 0 to 2.5 इज योर नील और 2.5 to 5 इज योर 5% का रेट गिरता है और 5 to 10 आपका कितना गिरता है 20% और अबव 10 आपका गिरता है 30% रेट। तो अबव 10 में अगर आपका गिर रहा है इनकम तो वो कितना आ गया आपका 30% का रेट आ गया था। और बाकी जो आपका 10 लाख का ऊपर में टैक्स कितना लगता है 1,12,500। तो आपको कितना टैक्स निकल रहा है आपका 16,59,600 निकल रहा है। फिर टैक्स अभी हम लोग ने कंप्यूट कर लिया है। अभी मेरा इनकम अगर क्या होता है 50 लाख से ज्यादा होता है तो मुझे क्या लगना चाहिए, सरचार्ज लगना चाहिए। सरचार्ज का रेट क्या था 0, 10, 15, 25, 37% था आपका। तो यहाँ पे आपको क्या है, आपका अगर टोटल इनकम 50 लाख से कम होता है तो आपको सरचार्ज नहीं लगता है। 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है तब आपको क्या लगता है 10% ऑफ, क्या लगता है 10% ऑफ क्या लगना चाहिए यहाँ पे 10% ऑफ टैक्स लगता है। तो ऑलरेडी हम लोग ने टैक्स कंप्यूट करके रखा था तो उसका 10% हम लोग को निकालना था। 16,59,600 का आपका 10% कितना होता है 1,65,960। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को टोटल करना है। टोटल करने से आपका क्या निकल जाता है टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग सरचार्ज। ठीक है, फिर अभी हम लोग को थर्ड स्टेप में निकालना था कि मार्जिनल रिलीफ मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो पहले हम लोग को मार्जिनल रिलीफ का अभी कैलकुलेशन करना है। अगर मेरा मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन में डिफरेंस इन इनकम क्या होता है, डिफरेंस इन इनकम बट डिफरेंस इन सरचार्ज प्लस चेंजेस, सरचार्ज माइनस चेंज इन इनकम आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है। मतलब आपका सरचार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू चेंजेस इन योर इनकम, तब जाके आपको क्या मिलेगा मार्जिनल रिलीफ वो मिलेगा। मतलब क्या है, आपका इनकम इतना नहीं बढ़ा है जितना आपका टैक्स का रेट बढ़ गया है। अगर आपका टैक्स का रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू योर इनकम तब आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन आपका इनकम का रेट ज्यादा है और सरचार्ज का रेट कम है तब आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपने 50 लाख से कितना ज्यादा कमा दिया, इतना ज्यादा कमाया है तो आपको टैक्स हिसाब में इतना देना चाहिए था, लेकिन आप सरचार्ज इतना दे रहे हैं तब आपको ये रिलीफ नहीं मिलेगा। तो अगर रिलीफ नहीं मिला तो यहाँ से हम लोग को कुछ भी लेस नहीं करना है। तो टैक्स प्लस सरचार्ज कंप्यूट किया, मुझे कितना निकला 1825,560 निकला। अभी क्या रह गया हम लोग को निकालना, सेस निकालना चाहिए था। सेस अभी इनकम टैक्स में लगता है या उसका ऊपर सरचार्ज में भी लगता है। तो आंसर क्या था, दोनों में ही लगना चाहिए। इसीलिए हम लोग ने क्या कर दिया था, यहाँ पे इसको सम करके रखा हुआ है। तो इसका 4% निकाला 73,022 रुपीज सम पैसा निकलेगा। फिर यहाँ पे अभी हम लोग ने क्या सीखा था 288A और 288B बोल रहा था। 288A क्या बोल रहा था, राउंडिंग ऑफ योर टोटल इनकम। तो जो भी इनकम होता है उसको मल्टीपल्स ऑफ 10 में आपको राउंड ऑफ कर देना है। 288B क्या बोल रहा था कि जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी निकलता है उसको आपको राउंड ऑफ कर देना है इन द मल्टीपल्स ऑफ
10। तो यहाँ पे 22 निकल रहा था, मतलब हम मेरा टोटल टैक्स क्या होगा बिफोर राउंडिंग ऑफ 18,98,582 निकलना चाहिए। तो ये 80 क्यों किया, क्योंकि मुझे ये क्या करना चाहिए था, राउंड ऑफ करना चाहिए था। तो राउंड ऑफ करने का कारण मेरा इनकम टैक्स लाइबिलिटी कितना निकल गया, 18,98,580 निकला है। तो आपको अभी क्या करना है, इसका ऊपर निकालना है आप लोग को 1,41,50,000 के ऊपर आपको क्या निकालना है, टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। उसका पहले मुझे एक आंसर बताना है आप लोग को कि 1 करोड़ का ऊपर में अगर आपका इनकम मार्जिनली ज़्यादा बढ़ता है तब हम लोग मार्जिनल रिलीफ के लिए ट्राई करेंगे या नहीं करना है, या मार्जिनल रिलीफ का चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मार्जिनल रिलीफ क्या बोल रहा था कि जब भी आपका इनकम कौन कौन सा स्टेज से गुजरे, 50 लाख से पार हो, 1 करोड़ से पार हो, 2 करोड़ से पार हो, या 5 करोड़ से पार हो। तो यहाँ पे 1 करोड़ से पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मुझे मार्जिन रिलीफ का चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो आपको करना है टैक्स लायबिलिटी बिफोर सरचार्ज निकालना है, कितना निकलेगा, सरचार्ज निकालना है, मार्जिनल रिलीफ अगर मिलता है तो वो निकालना है, और फिर बाद में आपको क्या निकलेगा, सेस निकलना है। चलिए ये स्टार्ट करिए आप लोग। यहाँ पे ऑलरेडी मुझे क्या बोला गया है, एज ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करेंगे अभी हम, मुझे रेट कितना लगना चाहिए, ये इनकम कौन सा स्लैब में गिरेगा, कितना रेट लगेगा यहाँ पे, रेट कौन सा डिफाइन कर मिलेगा आपको, पहले रेट को डिफाइन करिए। 30%। 30% लग रहा है, लेकिन 30% कब लगता है, ऑन इनकम अबव 10 लैक्स। तो इनकम अबव 10 लैक्स बोला है तो 10 लैक्स को हटा देना है, क्योंकि 10 लैक्स पे 30% लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये जो 10 लैक्स हमने अभी हटा रहा था, लास्ट वाला सबने भी हम क्या किया था, 61 लैक्स से 10 लैक्स को हटा दिया था। तो 10 लैक्स को हटाया क्यों, कोई रीजन होगा, किस लिए हटाया, बोलिए। पहले ही टैक्स लग चुका है इसलिए। कौन सा टैक्स लग चुका है, पहले वो 2.5 के ऊपर 5%, फिर 5 लाख पे 20%। अब हाँ हाँ जो आपने स्लेब पहले देख चुका था, हाँ वो अलग में क्या हाँ हो गया आपका, अलग अलग रेट पे लग चुका है, इसीलिए इसको हम लोग को हटा देना है। ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है। तो आपको 30% कितना का ऊपर लगेगा, 1,31,000 1 करोड़ 50,000 का 50,000 ऊपर में आपको कितना लगेगा, 30%। 30% लगेगा। और बाकी का ऊपर आपको कितना लगना है टैक्स, 1,12,500। 500। हाँ ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे आप, कितना होता है आप लोग का, 131,500,000। तो उसका इसका ऊपर आपको 30% 30% होता है निकल रहा है, ये बोलिए। 394 हाँ 5,000। ठीक है, फिर इसको प्लस करना फिर है कि नहीं टोटल। आपको, हाँ हाँ उसका साथ में 1,12,500 आपको प्लस करना है। तो आपको हाँ इनकम टैक्स लायबिलिटी बिफोर सरचार्ज कम्स आउट टू बी योर 40,50,500। 57। हाँ करेक्ट है, हाँ चलिए सेकंड स्टेप अब मुझे क्या करना है,
रिबेट चेक Surcharge. करना है। सेकंड स्टेप मुझे रिबेट चेक करना है यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या क्या है, रिबेट चेक किया है। रिबेट मिलने वाला है कि नहीं मिलना है? Oh, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मेरा इनकम 5 लाख से ज्यादा है, ज्यादा है। तो रिबेट नहीं मिलेगा। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में कहाँ पे आएंगे हम लोग? सरचार्ज में आएंगे। सरचार्ज मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अभी सरचार्ज का मिलना चाहिए तो वो हम लोग को पता है। सरचार्ज का भी क्या चाहिए हम लोग को चेक करना? सरचार्ज का भी रेट डिफाइन करना है। रेट कितना होगा? 15%। 15% क्यों होगा? 5 करोड़, हाँ 5 करोड़ से ज्यादा। 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है सर नहीं, आपका 50 इनकम। लाख, एक करोड़ से ज्यादा। 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको कितना लगेगा? हाँ 15% लगेगा, करेक्ट? हाँ हाँ। तो 1 करोड़ से जब ज्यादा है आपको, आपको कितना के ऊपर टैक्स लगता है? जो 15% आपने बोला है, 15% किसका ऊपर लगता है? ऑन इनकम अबव 1 करोड़ लगता है या टैक्स का ऊपर 15% लगता है? टैक्स के टैक्स के का ऊपर। तो वो बोलिए, तो 15% ऑफ टैक्स कंप्यूटेड अबव, तो इसका 15% निकालिए। 15% ऑफ 40 lakhs 57,500, that comes out to be your how much? 608625। 608625। तो मेरा 608625 करेक्ट है मुझे? ठीक है, फिर आगे बढ़ना है मुझे। अब मुझे क्या चेक करना है कि मेरा तो सरचार्ज लग गया है। अब हम कहां पे आएंगे? मार्जिनल रिलीफ, कि मेरा इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और मार्जिनल रिलीफ मुझे मिलना चाहिए। मैंने क्या सोचा कि मुझे मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन करना है। वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग? कि सरचार्ज निकालो, फिर 70% क्यों किया है हम लोग ने? क्योंकि क्यों किया है, कोई बता पाएगा? कि यहां पे 100% नहीं पकड़ के हमने 70% क्यों पकड़ा है? 30% टैक्स दे चुके हैं। दे चुका है नहीं है, अभी हम लोग को देना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को जो भी इनकम हाँ। अगर आपको पकड़ लीजिए, या आपका 50 लाख से अगर पहले जैसे लास्ट एग्जांपल पर क्या था आपका 61 लाख आपने अर्न किया है, ठीक है? तो 50 लाख में तो आपको क्वेश्चन नहीं है। 50 लाख में तो आपको क्वेश्चन है क्या? सरचार्ज नहीं लग रहा है। सरचार्ज लगे ना लगे आपको 50 लाख का ऊपर में टैक्स देना है, उसका ऊपर में क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कब आ रहा है? कि जब भी मेरा इनकम 50 लाख या 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, उसका ऊपर में एडिशनल टैक्स लग जा रहा है। वो एडिशनल क्या है? सरचार्ज। क्वेश्चन कहां पे आ रहा है हम लोग का? ओनली सरचार्ज पे आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले 30% का जो टैक्स होता है, हम लोग को टैक्स कितना लगता है? इनकम अबव 10 लाख 30% का इनकम टैक्स लग जाता है। तो 30% पहले ही हम लोग को हटा देना है, क्योंकि 30% में तो क्वेश्चन है या नहीं है? डाउट तो नहीं है। डाउट कहां पे होता है? ओनली इन द पोर्शन ऑफ सरचार्ज। तो इनकम टैक्स का जो 30% का रेट है, उसको पहले निकाल दो। प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है हम लोग का? ओनली ऑन द पार्ट ऑफ द सरचार्ज। तो यहाँ पे सरचार्ज माइनस 70% ऑफ द इनकम, क्योंकि 30% ऑफ द इनकम्स वो हम लोग इनकम टैक्स में ही लेके चला जाएंगे, ठीक है? तो पहले आपको सरचार्ज यहां पे कितना निकला आपका? 608625। 70% इनकम आपका कितना है? 1 करोड़ 41 है, तो आपका कितना होगा? 1 करोड़ से आपको 1 करोड़ 41, डिफरेंस कितना निकलेगा? इंटू 41 लैक्स 50,000। तो 41 लाख 57,000 कितना निकला? 50,000। 625 माइनस 70% ऑफ 41 लाख 50,000 कितना होता है? कितना होगा, कोई बताए? फोन है आप लोग का पास, यूज करिए उसको। 290500। ठीक है, तो ये आपका आंसर किस में निकल रहा है? हम ट्राई भी नहीं करेगा इसको, क्योंकि ये क्या निकलेगा? नेगेटिव में निकल रहा है। हाँ अगर मेरा नेगेटिव निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि
जो सरचार्ज का अमाउंट है इज लेसर देन दी राइज इन दी इनकम अबव 1 करोड़, तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट कब मिल रहा था कि सरचार्ज आपका ज्यादा है और इनकम जितना राइज हो रहा है वो आपका कम होना पड़ेगा, तो ये नहीं हो रहा है, तो मुझे मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पे मार्जिनल में क्या मिलेगा, 0, और उसका ऊपर में क्या लगेगा, सेस। सेस अभी किसका ऊपर लगता है, इन दोनों को आपको ऐड करना है। यहां पे आपका ऐड करने से कितना आ रहा है, 40 57 500 plus 608 625, that comes out to be your 46 66 125, और सेस आपको कितना लगता है 4%, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 4% से, 186 645, और इसको आपको क्या करना है, टोटल कर देना है, 46 66 125 इसको अभी हम राउंड ऑफ करेगा या नहीं करेगा, ये ऑलरेडी इन दी मल्टीपल्स ऑफ 10 में है, लास्ट में ये 70 रुपीज में है, तो इन दी मल्टीपल्स ऑफ 10 इंटू 7 70 है, ऑलरेडी इन दी मल्टीपल्स ऑफ 7 है, तो मुझे अभी इसको राउंड ऑफ करने का दरकार नहीं है। लेकिन मेरा इधर पे कितना निकल रहा है, आंसर मिल रहा है आपका, आंसर कितना निकलना चाहिए, 48 52 770 निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पीडीएफ जो डॉक्स गूगल डॉक्स हमने शेयर किया है उसमें ये निकला है। ये आप लोग का एक्सरसाइज जो पेज नंबर 28 था उसका भी लास्ट क्वेश्चन यही था। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे कि अभी हम लोग को थोड़ा आइडिया लग गया कि इनकम टैक्स कैसे कंप्यूट करता है। हम अभी क्या करेंगे, मान लेंगे कि आप लोग को सबको इनकम टैक्स कैसे कंप्यूट करना है वो आप लोग को अभी आ चुका है। तो अभी हम लोग जब अभी इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तब अभी हम लोग आएंगे आप लोग का बुक का पेज नंबर 14 में आइए आप लोग। अगर आप लोग का पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 14 में आ जाइए। पेज नंबर 14 में क्या है, इनकम का डेफिनेशन दिया हुआ है कि हम लोग ने अभी इनकम टैक्स तो ऑलरेडी पता चल गया कैसे कंप्यूट करना है। अभी इनकम भी हम लोग ने पार्टली शॉर्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि इनकम क्या होता है। कि यहां पे आपको बोला है कि अगर आपको कोई भी पैसा क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, एनी रिसिप्ट अगर आपको मिल रहा है, आपको ये सब चीज में ध्यान देना है, तब जाके हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि उस इनकम को या उस रिसिप्ट को मुझे मेरा इनकम मानना है या नहीं मानना है। कैश और काइंड, यहां पे क्या बोलता है, अगर आपको कोई भी पैसा क्या मिल रहा है, कैश में मिल रहा है या काइंड में मिल रहा है। काइंड में मतलब क्या है, आपको कैश का अलावा आपको क्या दे दिया, ज्वेलरी दे दिया, किसी ने क्या दे दिया, ज्वेलरी दे दिया। ज्वेलरी का भी एक वैल्यू रहेगा, तो ये अगर आपको कैश का अलावा अगर मिल रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन अमाउंट और ऑब्जेक्ट्स रिसीव्ड इन काइंड होता है। यहां पे क्या बोला है, इनकम में बी रिसीव्ड कैश और इन काइंड। अगर आपको कैश में भी पैसा मिल रहा है या काइंड में भी पैसा अगर मिल रहा है, आपको दोनों में ही उसको इनकम मानना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है, दिस सेक्शन इज योर टेलिंग यू। तो आपको यहां पे क्या देना है, अगर आपको आपका फादर से आपको क्या मिला है, ये ज्वेलरी मिला है, किसको, आपको मिला है, और एज पर दिस आपको टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।
यहाँ पे क्या बोला है आपको? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ये हम लोग को कहाँ पे मिलेगा? IFOS में मिलेगा हम लोग को, कि गिफ्ट का एक सेक्शन रहता है। फादर ने अपना सन या डॉटर को क्या दिया? ज्वेलरी गिफ्ट दिया है। या आपको क्या मिला है? फादर ने आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर किया है आपका पास, तो आपका उसका ऊपर में आप नहीं बोल पाएंगे कि वो मुझे इन काइंड में मिला है और मुझे वो उसका ऊपर में टैक्स नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इनकम टैक्स ने बोला है कि कोई भी अगर ब्लड रिलेशन, कोई भी ब्लड रिलेशन से आपको अगर कोई भी पैसा मिल रहा है या उसका क्या मिल रहा है, काइंड में, इन काइंड में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसका ऊपर में टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर किसी का साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, जैसे आपका क्या हो गया, कौन हो सकता है? फूफा जी हो गया, ब्लड रिलेशन नहीं है उनका साथ, तो उनसे अगर आपको कोई भी पैसा मिल रहा होगा तो उसको टैक्स लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो वैल्यूएशन का वो बाद में करेंगे हम लोग। ठीक है, वो आपको कहाँ पे आएगा? कैपिटल गेन का चैप्टर में आता है कि वैल्यूएशन करना रहता है। कोई भी अगर आपको सामान मिल रहा है, इन काइंड में मिल रहा है, और यह पकड़ लीजिए फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, आपको क्या मिल रहा है? कोई भी एक सामान मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका पास एक लैंड नहीं है, लेकिन आपका फादर का पास था, या फादर का फ्रेंड का पास था, फादर्स फ्रेंड का पास था। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया? आपको ये चीज क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया फॉर 50,000। कि आपको क्या बोला कि आप मुझे 50,000 दो, हम ये लैंड आपको 50,000 में आपका नाम पे कर देता है। जबकि यहाँ इसका मार्केट वैल्यू कितना है? 2 लाख है मान लीजिए। तो आपका ऊपर में टैक्स कितना लगेगा? कि मार्केट वैल्यू निकालो उसका, जो कि यहाँ पे बोल रहा है वैल्यूएशन ने कि 2 लाख का मार्केट वैल्यू रहता है। आपने कंसिडरेशन कितना पेमेंट किया है? 50,000। तो आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन आपने पेमेंट किया है, कम पेमेंट किया है, तो बाकी जितना का फायदा आपने उठाया है उसका ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो आपका क्या हो गया? इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बाद में आता है कि हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे क्या बोला है? मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज इररेलेवेंट। मेथड ऑफ अकाउंटिंग इररेलेवेंट है, वो भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग कब इररेलेवेंट होता है? सैलरीज में इररेलेवेंट होता है, हाउस प्रॉपर्टीज में इररेलेवेंट होता है, कैपिटल गेन में इररेलेवेंट होता है। अकाउंटिंग करना ही नहीं है, और अकाउंटिंग डिफाइन भी नहीं किया है इनकम टैक्स एक्ट में फॉर दिस फॉलोइंग हेड्स ऑफ इनकम। तो बाद में किस में आ गया? पीजीबीपी और आईएफओएस, ये 3 यहाँ पे चला गया। बाकी 2 में आपको अकाउंटिंग मेंटेन करना ही पड़ेगा। अकाउंटिंग का मेथड भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, कैश और एक्रूअल बेसिस। आपको अगर कैश में करना है आप कैश में करिए, आपको एक्रूअल बेसिस में करना है वो एक्रूअल बेसिस में आप अकाउंटिंग करिए। तो कैश में भी टैक्स लगेगा, एक्रूअल बेसिस में ही टैक्स लगेगा, और इसमें अकाउंटिंग मेथड फॉलो ही नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा? ड्यू और रिसिप्ट। यहाँ पे तो मुझे क्या है? ड्यू और रिसिप्ट। इसका बेसिस में मुझे, हम जिस भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेगा उसका बेसिस में मेरा टैक्स कंप्यूट हो जाना चाहिए, बा इनकम टैक्स कंप्यूट हो जाना चाहिए। लेकिन बाकी 3 ऑफ इनकम है, सैलरीज, कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको पैसा मिलना है या मिल चुका है, उसका दोनों में से कोई भी अगर अर्लियर होता है, आपको पैसा मिला नहीं है लेकिन आपको पैसा मिल जाना चाहिए था, या आपको पैसा मिल चुका है, दोनों में से कोई भी चीज अगर आगे होता है, तभी आपको इनकम टैक्स या इनकम में उसको कंसिडर करा लेना है। ठीक है,
फिर बाद में क्या आता है, नॉशनल इनकम। नॉशनल इनकम मतलब क्या है, आपको एक्चुअली इनकम नहीं हुआ है लेकिन आपको माना जाएगा कि आपका क्या हो गया, इनकम हुआ है। कब होता है, ए पर्सन कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ ट्रांजेक्शन विद हिमसेल्फ। खुद का सा ट्रांसफर कर रहा है, खुद अपने से ही पैसा कमा नहीं पाएगा। क्या बोला है, अगर आपका कोई भी एक कंपनी है और उस कंपनी का डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी तक क्या हो रहा है, स्टॉक का ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है, स्टॉक का ट्रांसफर हो जाता है, तब उसको क्या बोला जाएगा, नॉशनल इनकम बोल के हम लोग बोलते हैं। कि एक जगह से, जैसे आप लोग ने कॉस्टिंग पढ़ा था, बैच कॉस्टिंग आ गया, उसमें से क्या हो गया, यह प्रोडक्ट कॉस्टिंग हो जाता है। एक जगह से, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में गया है, तब आपका उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है या कुछ चेंजेस किया है, तब हम लोग उसको इनकम बोल के मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉशनल इनकम सबको इनकम बोल के ट्रीट नहीं किया है। आपका ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर हुआ है और उस ट्रांसफर को हम लोग कैपिटल गेन भी नहीं बोलेंगे या बिजनेस इनकम या अदरवाइज कुछ भी इनकम बोल के हम लोग नहीं मानेंगे। शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द बिजनेस। सोर्सेस ऑफ इनकम के ऊपर में भी हम लोग का इनकम डिपेंड नहीं करता है कि इनकम जो है वो मेरा टेम्परेरी सोर्स से आ रहा है या परमानेंट सोर्स से आ रहा है, उसका ऊपर में भी डिपेंड नहीं करता है। अगर मुझे कोई भी पैसा मिल रहा है वो टेम्परेरी सोर्स से ही मिले तब भी उसको हम लोग इनकम बोलेंगे कि मानेंगे, और कोई परमानेंट सोर्स से भी मिल देता है तो वो भी मेरा इनकम सोर्स होगा। आपने बोल दिया कि ये मेरा रेगुलर कस्टमर है, क्या है, रेगुलर कस्टमर, एवरी मंथ मुझसे सामान खरीद रहा है, तो वो मेरा सैलरीज नहीं होगा, वो मेरा कौन सा पीजीबीपी ही होगा। लेकिन आप बोलेंगे कि मैं उसको अलग जगह में दिखा दूंगा, दूसरा हेड में दिखा दूंगा, सैलरीज वाला हेड में दिखा दूंगा, क्योंकि सैलरीज में क्या बोला है, फ्रॉम द एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, और उसका पीरियड क्या होना चाहिए, रेकरिंग होना चाहिए, आपको मंथली पैसा मिलना चाहिए। तो आपको अगर पैसा मंथली भी नहीं मिलता है तो आप अगर बोल देते कि वो मेरा सैलरीज नहीं है, वो भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ योर इनकम और रिसिप्ट ऑफ योर इनकम, आप उसको हेड से भी चेंज नहीं कर पाएंगे और उसका इनकम नहीं है बोल के उसको भी नहीं मान पाएंगे। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जो भी आपको क्या मिल रहा है जो कि रेकरिंग होता है। रेवेन्यू होता है आपको पैसा रेकरिंग होता है, इन गिवन साइकिल में आपको बार बार मिल रहा रहता है, वो हो गया आपका रेवेन्यू। और कैपिटल होता है जो आपको साल में एक बार, बहुत साल में एक बार मिलता है, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट लायबल टू टैक्स। टैक्स नहीं लगता है, लेकिन और भी बोल दिया, अनलेस स्पेसिफाइड इन दी एक्ट। अगर एक्ट में बोला है कि कैपिटल रिसिप्ट जैसे आपका लिए टैक्स लगना चाहिए तब आपको लगेगा। आपको कोई भी एग्जांपल दीजिए तो कैपिटल रिसिप्ट का जो कि इनकम टैक्स में लगता है, टैक्सेबल होता है। एग्जांपल दीजिए। आप लोग ने हेड्स ऑफ इनकम तो डिस्कस हो चुका था हम लोग का, तो सैलरीज में क्या कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है, महीना महीना में आपको पैसा मिलता रहता है रेंट, वो आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम भी नहीं हो सकता है। लेकिन कैपिटल गेन हो सकता है कि नहीं। आप तो साल भर आपका लैंड तो आप बिक्री करेंगे नहीं, तो आपने अगर बहुत साल से उसको होल्ड करके रखा, 30 ईयर्स के लिए आपने उस लैंड को डेवलप किया है या होल्ड करके रखा था, और अभी अगर आपने सेल कर रहा है तो वो आपका क्या हो गया, कैपिटल एसेट को जब भी आप बिक्री करेंगे या जो भी उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, जो भी पैसा आएगा वो क्या पैसा होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। और वो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, टैक्सेबल होता है। टैक्स कौन सा हेड में लगता है, कैपिटल गेन का हेड में लगता है। ठीक है, फिर बाद में लॉस। इनकम ऑल्सो इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम। ऑल्सो इंक्लूड बोला है, नेगेटिव इनकम को एक्सक्लूड नहीं किया है, वो भी क्या है, आपका इनकम ही है। डिस्प्यूटेड इनकम, अगर आपका क्या है, कोई भी एक प्रॉपर्टी को लेके या कोई भी एक अमाउंट को लेके, जैसे आपने किसी एक इंसान को सर्विस प्रोवाइड किया है और सर्विस प्रोवाइड करने का साथ साथ में आपने 1000 रुपीज़ का इनवॉइस चार्ज कर दिया है,
और आपका जो भी क्लाइंट है, कस्टमर है, उसने बोला कि ये 1000 रुपीज़ नहीं हो के वो कितना होगा, 700 रुपीज़ होगा, उसको भी आपको टैक्स लगा देना है। लेकिन किसका ऊपर में लगाना है, ऑन दी रिसिपेंट। किसको पैसा मिलेगा, आपको मिलेगा, तो आपके ऊपर ही टैक्स लगेगा। इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ इनकम, कि इनकम किसका पास रहेगा, जैसे आपका दो भाई का बीच में भी क्या है कि इस प्रॉपर्टी में ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा मेरा, झगड़ा चल रहा है, तो पूरा पूरी हिस्सा कोई भी एक जन का होना चाहिए। तो उसमें भी क्या है, आप लोग को बोला है कि जिसको भी जिस पोर्शन का पैसा मिल रहा है या जिसका दावा उसने किया है, उसका इनकम अंटिल द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट आप दोनों का करके रखिए, दोनों ही टैक्स पेमेंट करिए। आपको दोनों को टैक्स पेमेंट नहीं करना है ये बोलना नहीं है, टैक्स पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा पहले ही मिलता रहेगा, तो गवर्नमेंट टैक्स से हटाएगा नहीं आपको। लमसम रिसिप्ट अगर आपको मिल रहा है, लमसम रिसिप्ट कब मिलता है, पकड़ लीजिए आप जॉब ए में थे और आपको जॉब बी में जाना है। जब जॉब ए से आप जॉब बी में जाएंगे, तब आपको जॉब बी ने क्या ऑफर किया कि ज्वाइनिंग फी बोल के आपको 5 लाख रुपए का एक लमसम पेमेंट कर दिया। तो ये लमसम पेमेंट को भी अभी हम लोग को क्या करना है, इनकम में लेना है। रीइंबर्समेंट क्या है, मियर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज नॉट एन इनकम। आपने कुछ खर्चा किया है और उस खर्चा का बदले आपको क्या मिल जा रहा है, पैसा मिल जा रहा है, तो उसको इनकम बोल के ट्रीट नहीं करना है। लेकिन ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, कहाँ पे नहीं होगा, सैलरीज में नहीं होगा। ठीक है, डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि एक जगह में अगर, जैसे क्या है, आपका बिजनेस कहाँ पे है, रशिया में भी है और इंडिया में भी है। आपने इस जगह से जो भी इनकम अर्न किया है उसका ऊपर आपको टैक्स कहाँ पे देना पड़ा, रशिया में देना पड़ा, और उसी इनकम को आपको इंडिया में भी शो करना रहता है। इंडिया का अगर आप रेसिडेंट है तब आपको क्या करना पड़ता है, आपको आउटसाइड द इंडिया इनकम जितना भी होता है उसको भी पकड़ना है और इंडिया का इनकम को भी कैलकुलेट करके चलना है। तब आपका रशिया का इनकम भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तब क्या होगा, आपको बोला क्या जाएगा, तब रशिया का ऊपर में भी और इंडिया का इनकम का ऊपर में भी टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन डबल टैक्सेशन क्या बोलता है कि आपको इंडिया का ऊपर में ही टैक्स देना पड़ रहा है। इसका ऊपर अगर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है तब आपको फिर से टैक्स से उसका ऊपर में पेमेंट नहीं करना है। ये कौन बोल रहा है, डबल टैक्सेशन बोल रहा है। डबल टैक्सेशन क्या रहता है, DTAA बोल के रहता है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट रहता है। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट किस किस का साथ रहता है, इंडिया है, इंडिया का विथ एवरी कंट्री का साथ रहता है। मैक्सिमम कंट्रीज का साथ में इंडिया का DTAA का एग्रीमेंट है। ऑस्ट्रेलिया का साथ रहेगा, इंग्लैंड का है, USA का साथ है, बेल्जियम का साथ है, हर एक का साथ में क्या होगा, एग्रीमेंट रहेगा। उस एग्रीमेंट में क्या लिखा रहता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बीच में क्या रहेगा, इंडिया बोल रहा है कि आप रिकी पॉन्टिंग को जब इंडिया में लाएंगे, इंडिया से अगर वो इनकम अर्न करता है तो ऑस्ट्रेलिया को हम लोग टैक्स नहीं देंगे। इंडिया में अर्न किया रिकी पॉन्टिंग ने तो इंडिया में ही वो टैक्स पेमेंट करेगा, और कहाँ पे रहेगा, पैसा जाएगा घूम के कहाँ पे चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में चला जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया में वो कुछ पैसा अर्न कर रहा है और इंडिया में वो रेसिडेंट रह गया था, बहुत साल से है बा, पूरा दिन में वो क्या करते, पूरा साल में, पूरा साल ही इंडिया में रह गया, पूरा साल में अगर इंडिया में रह जाता है तो वो क्या हो जाता है, रेसिडेंट बन जाता है। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मानेंगे। तो अभी हम लोग मान लिया कि कोई भी, इफ अ पर्सन इज ए रेसिडेंट, तो उसका आउटसाइड द इंडिया इनकम भी इंडिया में टैक्स लगता है। तो ये दो, तो आउटसाइड द इंडिया इनकम मतलब क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया का इनकम भी उसको इंडिया में ही टैक्स लग जाएगा। तब ये एवॉइडेंस एग्रीमेंट आता है कि आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सा इनकम में ऑस्ट्रेलिया रखेगा टैक्स लगाएगा और कौन कौन सा इनकम में इंडिया टैक्स लगाएगा, ये बोलता है, ताकि किसका बेनिफिट हो, इस इंडिविजुअल का बेनिफिट हो, उसको दोनों जगह में बार बार एक ही इनकम के ऊपर में टैक्स नहीं देना पड़े। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा अभी। चलिए, ये वाला अभी प्रॉब्लम में अभी हम लोग देखेंगे।
ये क्या है, मिसेस एक्स है। कौन है, मिसेस एक्स है। तो अभी हम लोग को जेंडर के बेसिस में रेट डिफाइन होता है, नहीं होता है। तो मिसेस एक्स का क्या है, कंप्राइजेस ओनली प्रॉपर्टी इनकम। उनका कहाँ से इनकम का सोर्स आ रहा है, इनकम का प्रॉपर्टी से आ रहा है। तो मतलब ये कौन सा हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी से अगर कोई भी पैसा कमा रहा है तो वो कौन सा हेड ऑफ इनकम में आएगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आएगा, टिल मार्च 10 2023। तो फिर क्या बोले कि मार्च 10-23 तक उनका इनकम का सोर्स क्या था, ओनली फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था। और फिर उस दिन का बाद से शी स्टार्ट से न्यू बिजनेस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो मतलब क्या हो गया, मार्च 11 से उन्होंने क्या कर दिया, पीजीबीपी में आ गया है। तो यहां पे आपको क्या निकालना है, टैक्सेबल इनकम निकालना है। टैक्स कंप्यूट नहीं बोला है, टैक्सेबल इनकम निकालिए फॉर मिसेस एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर। ये तो असेसमेंट ईयर हो जाने से आपको इनकम कौन सा ईयर का पकड़ना है, फाइनेंशियल ईयर 2021 22। और यहां पे कब का देना है, 22 23 और आपका 23 24 असेसमेंट ईयर ये है। तो 22 21 22 22 23 23 24 आपको 3 साल का क्या निकालना पड़ेगा, इनकम निकालना है। प्रॉपर्टी इनकम एवरी ईयर आपको कितना मिल रहा है, 3,42। इस साल में आपको कितना मिल रहा है, 3,42 मिल रहा है। इस साल में भी आपको 3,42 मिल रहा है। लेकिन 3,42 तो मिल रहा है, ये कब तक मिल रहा था, मार्च तक मिल रहा है। मार्च का बाद में आपको कितना मिल रहा है, फ्रॉम 10 मार्च टू फ्रॉम 10 मार्च 23 टू, तो आउट ऑफ क्या है, ये जो 10,000 है वो आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 में गिर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 3,52,000 आपको मिल रहा है। फिर 23-24 में आपको कितना मिल रहा है, 3,42 भी मिल रहा है। उन्होंने तो बोला नहीं ना कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम से जो पैसा मिल रहा था वो डिसकंटिन्यू हो गया, बोला है, नहीं बोला है। तो ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम भी रह गया। और पीजीबीपी में आपको कितना मिल रहा है, फ्रॉम 10 मार्च 23 टू 31 मार्च 24 आपको कितना मिल रहा है, 10,69,000। तो 10,69,000 में से आपका 10,000 ऑलरेडी दूसरा साल का था, इसको हम लोग ने हटा दिया। तो इस आपका पास कितना रहेगा, 1,59,000 रह गया था। तो आपको कंप्यूट करना है। अगर आपको समझ में आ गया तो बढ़िया बात है, ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग कहाँ पे देख रहे थे, इनकम टैक्स फॉर, इनकम टैक्स का रेट में हम लोग ने ये देख चुका था, इंडिविजुअल हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। तो आपका जो भी रेट आप लोग को मिल रहा था वो इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी एप्लीकेबल है। मतलब जो भी स्लैब आप लोग को मिल रहा था वो स्लैब क्या है, एचयूएफ के लिए भी सेम ही एप्लीकेबल होगा। एचयूएफ में अभी किसको पकड़ता है, कर्ता बोल के रहता है। किसको देखा जाता है, कर्ता को देखा जाता है। कर्ता कौन है, हेड ऑफ
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी आपका क्या होता है, दो टाइप का हिंदू अनडिवाइडेड रहता है, जिसको क्या बोला जाता है, मिताक्षरा और डी से कुछ था, दोनों में था, ठीक था, इनका नाम अब मुझे याद नहीं है अभी। एक में क्या रहता है कि आप जब भी क्या होता है, आप पैदा हुआ है एक बार, आपका कोई भी एक बच्चा रहता है, वो फैमिली बाय बर्थ क्या हो जाता है, उसको वो HUF में एडमिट हो जाएगा। पकड़ लीजिए, ये आपका दादाजी है, कौन है, ग्रैंडफादर है, ये आपका फादर है, और फादर में आपका मदर भी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका अंकल भी है। तो फादर ने क्या किया, पहले ये फैमिली था, इमीडिएट फैमिली था, तो खुद को और अपना ग्रैंड मदर और फादर और अंकल को क्या किया था, एक HUF बना लिया था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना दिया था। तो उनको ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रहता है, इन्होंने कोई एक बिजनेस सेटअप किया है, और जो भी इनकम आता है उसका ऊपर में टैक्स कौन पे करता है, कर्ता टैक्स पेमेंट कर देता है। कर्ता कौन है, हेड ऑफ द फैमिली है। हेड ऑफ द फैमिली यहाँ पे कौन है, आपका ग्रैंडफादर था। तो आपका फादर ने जब भी क्या कर दिया, मैरिज कर दिया, शादी करेंगे, तब भी क्या हो जाएगा, आपका माँ को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, और आप जब पैदा हो गया तब आपको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको बेनिफिट नहीं मिला है। किसका बेनिफिट नहीं मिला है, कि आप HUF को जो भी प्रॉपर्टी रहा होगा उसका आप ओनर नहीं बना है, या आपका वहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, उस प्रॉपर्टी में आपका पास कोई भी राइट्स नहीं है। अगर आपका पास राइट्स है तो वो वन टाइप ऑफ HUF होता है। तो और जिसमें क्या होगा, आप बॉन्ड कर लिया है, आप मेंबर बन जाएगा HUF का, लेकिन आप उसका राइट नहीं ओन करेगा। HUF में दो टाइप का रहता है, एक में आप मेंबर होगा और राइट भी ओन करेगा, दूसरा वाला में आप मेंबर भी है लेकिन आप राइट भी ओन नहीं करेगा अंटिल द डेथ ऑफ योर हेड। तो आपका फादर ये जगह ले लेंगे, फिर आप इधर आ जाएंगे, तब जाके आप ओनर बन पाएगा, ठीक है। तो ये वाला बाद में सिस्टम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या था कि इंडिविजुअल और HUF के लिए सेम रेट ऑफ इनकम टैक्स लगता है, और फॉर्म्स के लिए अलग से लगता है, AOP BOI कंपनीज और कोऑपरेटिव्स के लिए अलग अलग है। ये रेट कहाँ पे मिल रहा है आपका, ये यहाँ पे फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर लाता रहता है। तो पहले भी हम लोग इंडिविजुअल और HUF को अभी हम लोग देखेंगे। इंडिविजुअल और HUF में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। इंडिविजुअल और HUF में क्या था, आपको ऑन द बेसिस ऑफ एज आप लोग को दे के रखा था कि आपका एज कितना है। अब अभी हम लोग कौन सा ईयर का देखेंगे, फॉर द ईयर 1819 आ गया, ठीक है। ये वाला क्या था आप लोग का, ये असेसमेंट ईयर कौन सा है आपका 23-24। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है आपका 22-23 है, ठीक है। तो 22-23 में अगर आपका इनकम क्या है 2,50,000 है, तब आपको टैक्स क्या देना है, नहीं देना है। सुपर सीनियर सिटीजन कौन था 80 इयर्स, ये क्या था अबव 60, बिलो 80, और ये 60 था, ठीक है। तो आपको 2,50,000 में किसी को भी टैक्स नहीं देना। 2,50,000 क्या था हम लोग का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट था, ठीक है। तो फिर 2,50,000 से आपको कितना मिल रहा है, 5 लाख मिल रहा है। 2,50,000 से आपको 5 लाख का एक स्लैब है,
तब उसमें क्या है, आपको अगर आपका एज अगर क्या है 60 लाख से कम है तो आपको 5% देना है, और आपका अगर 5 लाख से 10 लाख का बीच में अगर आपका इनकम होता है 20% देना है, और 10 से ज़्यादा हो जाता है तो 30% देना था। ये किसका केस में था? फॉर अ पर्सन ऑफ एज बिलो 60 ईयर्स। इसमें हम लोग को डाउट नहीं है। तो फिर अभी हम लोग आ जाते हैं सीनियर सिटीजन में। पर्सन हैविंग एज अबव 60 बट बिलो 80 ईयर्स, उनको कहाँ तक आपको टैक्स देना पड़ता है? उनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दिया। फिर यहाँ पे हम लोग का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट था 2.5 और इनका हो गया आपका 3 लाख। तो मतलब 0 to 2.5 आपको टैक्स नहीं देना है, और 2.5 to 3 भी आपको टैक्स नहीं देना है। 3 to 5 में आपको कितना देना है? 5%। 3 to 5 में 5%। 5 to 10 इसमें भी सेम था, इसमें भी सेम है, दोनों में ही सेम है 20%। और फिर अबव 10 आपको 30 लाख। इसमें भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आ गया अब कहाँ पे हम लोग? अबव 80 ईयर्स वाला इंडिविजुअल्स में आ गए। तो यहाँ पे कौन है? तो 0 to यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना होगा आपका? 5 लाख। तो मतलब क्या है? 0 to 5 मुझे कुछ भी टैक्स नहीं लग रहा है। तो 0 to 2.5 मतलब यहाँ पे 5 वाला जो स्लैब था उसको हटा ही दिया। तो डायरेक्ट आपको कहाँ पर टैक्स लग रहा है? डायरेक्ट 20% से आप शुरू हो रहे हैं। तो 5 to 10 इज योर 20, और अबव 10 30% आपको लग रहा है। ये भी समझ में आ गया हम लोग को। तो अभी हम लोग ने क्लास में एक चीज देखा था कि 55 और 115 BAC जो हम लोग ने डिस्कस किया था वो था आपका असेसमेंट ईयर 23-24 या 24-25 का था। जो हम लोग ने डिस्कस किया था वो किसका था? असेसमेंट ईयर 24-25 था। ये किसका लिए है? फॉर दी असेसमेंट ईयर कौन सा है? असेसमेंट ईयर कौन सा है? ये 23-24 है। तो यहाँ पे 23-24 में आपको क्या मिलेगा? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है? 2.5 ही था। हम लोग ने जो डिस्कस किया था उसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना था आपका? 3 लाख था। तो आप कौन सा ये फाइनेंशियल ईयर का देख रहे हैं? ये बात कौन सा फाइनेंशियल ईयर का देख रहे हैं आप यहाँ पे? 22-23 का। तो 22-23 में न्यू रिजिम में अगर जाता है तो ये वाला कौन सा रिजिम है? ओल्ड रिजिम है। अभी आप लोग 115 BAC कहीं पे भी आता है वो क्या है? न्यू टैक्स रिजिम है। न्यू टैक्स रिजिम में फिर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है? 2.5 ही है। 2.5 में कितना लग रहा है आपको? 0। और यहाँ पे देखिए एज वाइज आपको अलग किया है? नहीं किया है। ओल्ड वाला में आपको एज वाइज आपका डिफरेंट रेट लग रहा था, यहाँ पे आपका डिफरेंट रेट एज वाइज नहीं है। यहाँ पे सबका लिए सेम रेट लगा दिया। तो यहाँ पे क्या है? आपको नील लग रहा है। कब तक? 0 to 2.5। तो फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 2.5 का ही बढ़ रहा है। 2.5 to 5 5%। फिर यहाँ पे 2.5 से बढ़ रहा है, यहाँ पे भी आपका 2.5 से बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 2.5 से बढ़ रहा था, यहाँ पे भी आपका 2.5 से बढ़ रहा था। ये कौन सा ईयर का हम लोग देख रहा था? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, असेसमेंट ईयर 2023-24। फिर जो अभी आपका आ गया है, अभी आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। वहां पे आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना हो गया? 3 लाख। ठीक है, आपको ये खाली जान के रखना है। अभी आप लोग का जो भी एग्जाम में आएगा ये यही वाला ही चलेगा आप लोग का। तो आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है? 3 लाख। तो 3 से आपका कितना हो गया? 6, 6 से 9, 9 से आपका कितना हो जाएगा? 12, 12 से 15, और आपका अबव 15 हो गया था। ठीक है, यहाँ पे कैसे आपका, जैसे यहाँ पे आपका क्या था? 2.5 बढ़ रहा था, यहाँ पे आपका 333 करके बढ़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले भी हम लोग इसको, अभी अगर आप लोग को
नहीं देखिए, वो डिस्कस कर रहे हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे आपका क्या है, 2.5 से 5 में 5%, 5 to 7.5 10%, 7.5 to 10% 15%। तो फिर 10 से आपका 12.5 20%, 12.5 to 15 lakhs 25%, above 15 lakhs 30%। तो पहले हम लोग को 10 लाख से ज़्यादा होने से 30% देना पड़ रहा था। अगर हम न्यू रिजीम चूज कर लेता है तो मेरा above 15 lakhs 30% देना रहता है। ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरचार्ज क्या है, सरचार्ज को आपको चेंज नहीं किया है। ठीक है, सरचार्ज में क्या है, ये वाला चेंज नहीं हुआ। हाँ, सरचार्ज में क्या है आपका 10 lakhs कितना है, 10% कब लगता है, ऑन above 50 बिलो 1 करोड़। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुका है। तो 10% above 50 बिलो 1 करोड़, फिर above 1 करोड़ बिलो 2 करोड़ 15%, above 2 करोड़ बिलो 5 करोड़ 25%, above 5 करोड़ 37% आपको लगता है। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है, 4% लग रहा है। फिर बाद में हम लोग ने क्या सीखा था कि 24-25 जो असेसमेंट ईयर आ रहा है, अभी आ चुका है आप लोग का, उसमें क्या है आपका मैक्सिमम जो सरचार्ज का लिमिट था वो कितना है 25% है। ये 37 वाला हटा दिया है। फॉर दी असेसमेंट ईयर कौन सा है, 23-24 या 24-25। फॉर दी असेसमेंट ईयर 24-25, 23-24 में तो है यहाँ पे, ये आपका 23-24 है। 23-24 में 37% का सरचार्ज अभी भी स्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग इंडिविजुअल और एचयूएफ खत्म है। इंडिविजुअल को भी जो रेट लग रहा है एचयूएफ को भी सेम ही लग रहा है। तो अभी हम लोग कहाँ पे आ जा रहे हैं, फॉर्म्स में आ जा रहा है। फॉर्म्स में कौन कौन आएगा, पार्टनरशिप फॉर्म आएगा और एलएलपीज आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोले, इनकम टैक्स फॉर पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी दोनों के लिए था। पहले वाला किसका लिए था, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए था। अगर आपका इनकम, ये वाला भी हम लोग देख नहीं रहे, हम लोग कौन सा देखेंगे, फॉर दी असेसमेंट ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 22-23। ठीक है, इनकम टैक्स मुझे कितना देना है, अगर मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, मुझे अगर 1 रुपया भी अगर मेरा अर्निंग हुआ है उसे मुझे 30% का टैक्स देना है। वहां पे कोई भी स्लैब नहीं है। इवन इफ आई एम अर्निंग 10 रुपीज और 1 पैसा, आई विल हैव टू पे 30% ऑफ दैट इनकम। वहां पे कोई भी स्लैब नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन अभी सरचार्ज लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, सरचार्ज लगता है, इसमें भी सरचार्ज लगा है। सरचार्ज का भी यहाँ पे स्लैब है नहीं है, जैसे यहाँ पे इनकम का स्लैब नहीं है, यहाँ पे सरचार्ज का भी स्लैब नहीं है। सरचार्ज कितना लग रहा है, फ्लैट 12% लग रहा है। सरचार्ज का जो लगता है वो इनकम का ऊपर लगेगा या टैक्स का ऊपर लगेगा, सरचार्ज जो लगता है वो किसका ऊपर लगता है, टैक्स का ऊपर लगता है, इनकम का ऊपर नहीं लगता। इनकम का ऊपर दिस टैक्स, इनकम टैक्स लगता है, सरचार्ज लगता है इनकम टैक्स का ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे सरचार्ज जो लग रहा है वो कितना है 12%। हम लोग का क्या था 0, 10, 15, 25, 37 था। यहाँ पे डायरेक्ट कौन सा है 12%, और यहाँ पे 50 लाख वाला बात ही नहीं है। यहाँ पे अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड करता है, कब से 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, तब आपको 12% सरचार्ज देना है, 12% ऑफ इनकम टैक्स देना है। ये समझ में आ गया। तो अगर आप प्लस करेंगे कि 30% प्लस 12% आपका कितना आ रहा है 33.6% आएगा। ये होता है क्या टैक्स रेट इंक्लूडिंग सरचार्ज। आप करिए अभी,
आप बोलेंगे कि 30%, 30 प्लस 12% करिए, आपका कितना आना चाहिए? करिए, अब एक बार ट्राई करके देखिए। 30 प्लस 12% मिल रहा है आपको। फिर उसका ऊपर में यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर दिया, इसका ऊपर में आपको क्या मिलेगा? 4% का सेस लगता है। तो सेस लगना चाहिए। पहले हम लोग को टैक्स करना था, फिर हम लोग को क्या चाहिए? सरचार्ज। सरचार्ज का बाद में और एक चीज बीच में हम लोग भूल गए। कौन सा वाला बात आप तो बता पाएंगे? कौन सा वाला भूल गया? अभी हम लोग मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट किया था कि नहीं? तो मार्जिनल रिलीफ का जो बेनिफिट है वो मुझे फॉर्म में मिलता है कि नहीं मिलता है? यहाँ पे बोला है इनकम टैक्स का रेट वाला जो सेक्शन आप लोग ने अभी देखा था, उसमें मार्जिन रिलीफ का बात बोला था? नहीं, जो आपने पहले वाला चार्ट में देखा था, ये वाला चार्ट, दिस वन चार्ट, इसमें तो मार्जिन रिलीफ का बात बोला नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मार्जिन रिलीफ का बात नहीं बोल रहा है, लेकिन मुझे फॉर्म या एलएलपी में मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलता है या नहीं मिलता है? क्या है? मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट मिलता है। मुझे टैक्स लगेगा 30%, सरचार्ज मुझे लगेगा 12% का जब भी हम इनकम अर्न करता है 1 करोड़ से ज्यादा, और इन दोनों का इफेक्टिव रेट कितना गिर जाता है? 30% प्लस 12% इज योर 33.6%। फिर उसका ऊपर में मुझे मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलता है अगर मेरा इनकम मार्जिनली 1 करोड़ से ज्यादा हो। 1 करोड़ का जगह में क्या है आपका? 2 करोड़ आ गया, तब आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर आपको सेस लगता है कितना? 4% का, और उसको तो 33.6 प्लस 4% आपको क्या निकलता है वो एक भी देख लीजिए। तो 34.944 का इफेक्टिव टैक्स निकलना चाहिए। तो आपने कमाया कितना साल में? 100 रुपीज, और आपको 35 रुपीज गवर्नमेंट को देना रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने किसको इसको देख लिया? इंडिविजुअल खत्म है, एचयूएफ खत्म है हम लोग का, फॉर्म्स खत्म है, एलएलपी खत्म है हम लोग का। फिर अभी हम लोग कहां पे आ रहे हैं? एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स में आएंगे। एओपी बीओआई में क्या है आप लोगों का? आपका इनकम कितना है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है आप लोग कौन है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स है, हाँ या ना? तो यहां पे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है या नहीं है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में एओपी में इंसान भी आ सकता है, कंपनी भी आ सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी आ सकता है, ये 3 जन आ सकता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में इंडिविजुअल ही आ पाएगा, 3-4 इंडिविजुअल मिलकर एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में मिलता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स कौन है? कि ये मेरा प्रिंसिपल है या मेरा टीचर्स है, वो एक यूनिवर्सिटी बाय स्कूल फॉर्म क्या है तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। म्यूनिसिपलिटी बोर्ड है तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, उसमें भी इंडिविजुअल ही आया है। तो ये सब में इंडिविजुअल का क्या है? पार्टिसिपेशन ज्यादा है। तो इसका भी जो रेट होता है वो भी एक नॉर्मल इंसान जैसा ही रेट दिया गया है। ठीक है, तो 0 to 2.5 नील, 2.5 to 5 5%, 5 to कितना है आपका? 10 20%, और अबव 10 आपका कितना है? 30%। फिर इसमें भी आपका क्या है? स्लैब सेम है, सरचार्ज टैक्स हम लोग ने कर लिया। फिर हम लोग को कहां पे जाना था? सरचार्ज में। सरचार्ज अभी कितना होता है? 50 लाख तक कोई भी सरचार्ज नहीं, अबव 50 10 लाख, लेकिन लिमिटेड टू 1 करोड़ होना पड़ेगा। अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से कम है तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से कम है तो
25% और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37% लगता है। सरचार्ज खत्म। मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो सरचार्ज है, मार्जिनल रिलीफ भी मिल रहा है। फिर एजुकेशन सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो एजुकेशन सेस का रेट कितना है 4%, जो कि सब में ही सेम है। तो एओपी बीओआई एजेपी खत्म है। अभी हम लोग कहाँ पे आएंगे, कंपनीज में आएंगे। कंपनीज में क्या है, आप लोग को देखना है दो चीज, कि आप लोग का कंपनी फॉरेन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, या अदर टाइप ऑफ कंपनीज है। ठीक है, तो पहले आपको देखना है कि ये जो मेरा कंपनी है वो डोमेस्टिक कंपनी है कि नहीं। डोमेस्टिक कंपनी का डेफिनेशन आप लोग का बुक में दिया हुआ है, ये आप लोग को बताना है मुझे नेक्स्ट क्लास में, कि डोमेस्टिक कंपनी वर्सेस फॉरेन कंपनी क्या होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए कि डोमेस्टिक क्या होता है, जो कि डोमेस्टिकली इंडिया में कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया में ट्रेड कर रहा है, इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंडिया में बिजनेस कर रहा है और इंडिया का ही है, या मेजर स्टेक होल्डर्स वोटर्स वो कौन है, इंडियन है, तो वो डोमेस्टिक कंपनी हो जाता है। फॉरेन कंपनी क्या है, जिसका पैसा जब जिसका स्टेक होल्डर कहाँ पे रहता है, बाहर पे रहता है, लेकिन कंपनी कहाँ का है, इंडिया में काम कर रहा है। जैसे कौन है, एप्पल का यहाँ पे कुछ कंपनी है, एप्पल इंडिया बोल के हो सकता है। फिर और एक फॉरेन कंपनी का नाम बताइए आप लोग, सैमसंग है, सैमसंग इंडिया है, तो सैमसंग इंडिया लेकिन इंडियन कंपनी हो जाएगा। सैमसंग अगर होता है तो वो क्या हो गया, ओनली सैमसंग अगर है तो वो हो गया फॉरेन कंपनी। सैमसंग इंडिया होने से इंडिया का हो जाता है। फिर आपका क्या रहता है, बाटा को कहाँ का है, फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है। बाटा का स्टेक होल्डर्स कहाँ पे है, बाहर पे बैठा हुआ है, इंडिया में उसका बिजनेस ही हो रहा है, तो स्टेक होल्डर्स कहाँ का है, फॉरेन कंपनी का रहता है। तो वो डेफिनेशन आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आपको बताना है। तो चलिए, अगर आप कौन है, डोमेस्टिक कंपनी है, आप कौन है, इंडियन। पहले इंडियन से शुरू करते हैं हम लोग। तो इंडियन है, डोमेस्टिक कंपनी है, और आपका रिसिप्ट, आपका क्या है, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर। आपको पहले क्या देखना है, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर देखना है। मुझे पैसा कितना मिल रहा है, कौन सा ईयर में, इन दी फाइनेंशियल ईयर। इन दी, यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि फाइनेंशियल ईयर है या असेसमेंट ईयर है। आपका अगर क्वेश्चन में अगर असेसमेंट ईयर 2021 का क्वेश्चन सम दे के रखा हुआ है या डिटेल्स दे के रखा है, और आपका उसी हिसाब से आपने रेट अगर अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा ईयर देखना है, फाइनेंशियल ईयर 2021। तो आपको देखना है कि मेरा एक कंपनी है, उसका मैंने रेट डिफ्रेंशिएट करना है या रेट को कंफर्म करना है। तो हम कौन सा बुक खोलेंगे, कि हम बोलेंगे कि 2021 का आप मुझे ग्रॉस रिसिप्ट कितना है वो बताइए। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का ग्रॉस रिसिप्ट मैंने देखा, अगर वो ग्रॉस रिसिप्ट क्या है, 400 करोड़ से कम है, तो मुझे टैक्स कितना लगेगा, 25%। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, जिसका ग्रॉस रिसिप्ट इन दी फाइनेंशियल ईयर 2021 कम्स आउट टू बी लेसर देन 400 करोड़, उसका रेट कितना होगा, 25%। ठीक है, फिर बाकी सब में बाद में देखेंगे। 115 बी डबल ए वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने से होता है। फिर आपको अगर स्टार्टअप है तो उन सब में क्या है, आपको ये डिफरेंशिएशन मिलता है। तो ये चीज हम लोग स्पेशल रेट बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, स्पेशल रेट्स। जो स्पेशल रेट्स का जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ये तीनों का डिफरेंशिएट करेंगे। तो अभी आप लोग को देख के कौन सा चलना है, 25%, 30% और 40%। आपका डोमेस्टिक कंपनी है और आपका टर्नओवर इन दी फाइनेंशियल ईयर 2021 400 करोड़ से कम है, तब आपको 25% रहेगा। और आपका अगर 500 करोड़ से और 400 करोड़ से ज़्यादा है, तब आपको
30% लगेगा, और आप अगर डोमेस्टिक कंपनी ही नहीं है और आपका टर्नओवर 100 करोड़ भी है तब भी आपको 40% लगना पड़ेगा। ठीक है, फिर बाद में क्या हो जाता है, आपको सरचार्ज लगना चाहिए। इनकम टैक्स हम लोग ने कर लिया, सरचार्ज लगना चाहिए। तो सरचार्ज लगता है कि नहीं, लगता है। तो सरचार्ज कौन है, पहले डोमेस्टिक कंपनी में हम लोग जाएंगे। अगर आपका कंपनी क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है, और आपको क्या लगना चाहिए, आपका टर्नओवर यहाँ पे देखेंगे या इनकम देखेंगे। सरचार्ज में हम लोग क्या देखते हैं, टर्नओवर या इनकम, इनकम देखते हैं। सब में हम लोग इनकम देख के आ रहा था, तो इनकम देखना है। इनकम अगर आपका क्या है, 1 करोड़ में लग रहा था, पार्टनरशिप में भी आपको 1 करोड़ में लग रहा था, इंडिविजुअल में लेकिन 50 में लग रहा था, तो इसमें क्या है, 1 करोड़ में लग रहा है। अगर आपका टर्नओवर कितना है, 1 करोड़ है और 10 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से कम है, आपको 7% देना है। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा होता है 12% देना पड़ेगा। ये किसका लिए है, डोमेस्टिक कंपनी के लिए है। और आप कौन है, अभी फॉरेन कंपनी है, आपको 40% का टैक्स देना पड़ रहा है, और आपका इनकम 1 करोड़ से कम है, सरचार्ज नील लगेगा। आप फॉरेन कंपनी है, आपको 40% का टैक्स लग रहा है, और आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, आपको 2% का सरचार्ज देना पड़ेगा। आप फॉरेन कंपनी है, टैक्स 40% देना पड़ रहा है, और आपका टोटल इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है, तब आपको टैक्स कितना देना, सरचार्ज कितना देना पड़ेगा, 5%। तो हम लोग याद कैसे रखते हैं फॉरेन कंपनी का, 40% इनकम और फिर 5, ये 25 और 30, और यहाँ पे क्या मिलता है आपको, 7 प्लस 5 इज हाउ मच, 12%। इसमें भी क्या है आपका 1 to 10, और यहाँ पे अबव 10 करोड़। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो कंपनीज भी खत्म है, और भी हम लोग कहाँ पे रहेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो जो क्या हो गया, आप लोग का क्या हो गया, सोसाइटीज आ गया है कि आप लोग ने ट्रस्ट बनाया है, और ट्रस्ट बना के या सोसाइटी बना के आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और उसमें क्या है कि आपका टोटल इनकम, अगर टोटल इनकम क्या होता है, 10,000 से ज़्यादा होता है, तो आपको टैक्स लगना चाहिए। तो पहला 10,000 में 0 to 10,000 इज कितना है, नील है, नील है या नहीं है, 0 to 10,000 इज 10%, नील नहीं है आपके लिए। ऑन दी फर्स्ट 10,000 अप टू 10,000 आपको कितना देना है, 10% देना है। तो नील नहीं है कोऑपरेटिव को, तो मतलब कोऑपरेटिव ने 1% भी, 1 रुपये भी कमाया, उसको 10% टैक्स देना है। तो 0 to 10 इज 10%, 10 to 20 इज 20%, और बाकी सब में अबव 20 30% लगेगा। 10 में 10, 10 से 20 में 20, और 20 से ज़्यादा 30। ठीक है, इसमें भी कंपनी वाला ही काम आ गया, डोमेस्टिक कंपनी में 7 और 12%, कि 1 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से कम है, आपको 7% देना है, एज इन योर डोमेस्टिक कंपनी। 10 करोड़ से ज़्यादा है, आपको कितना देना है, 12% देना है, वो भी कंपनी ही जैसा। लेकिन यहाँ पे कंपनी में क्या था आपका टैक्स रेट, ग्रॉस रिसिप्ट का बेसिस में था, कि अगर ग्रॉस रिसिप्ट अगर इन दी फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आपका 400 करोड़ से कम है तो 25%, अदरवाइज 30%। यहाँ पे लेकिन डायरेक्ट 30% नहीं लग रहा है, यहाँ पे 0 to 10 में 10%, 10 to 20 इज योर 20%, और अबव 20 30% आपको टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो पहला वाला चैप्टर हम लोग का खत्म है। तो अभी आप लोग को क्या करके आना है कि आप लोगों को डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी का डिफरेंस निकालना है, और उसका बाद में
ये वाला जो आप लोग को गूगल डॉक शेयर किया है वहाँ पे आप लोग को भी टैक्स रेट ऑलरेडी लिखा हुआ है। वहाँ पे अगर आप लोग को देख के अगर कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन आता है तो वो बताना है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी टैक्स रेट के बारे में आप लोग को लिखा हुआ है। मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो वहाँ से भी देख लीजिए। ये हो गया क्या आप लोग का 115 BAC क्या है, न्यू रिजीम था। न्यू रिजीम फॉर द असेसमेंट ईयर आप लोग ने देख चुका था। 2.5 का आपका स्लेब था। 10 नील 5 10 15 20 25 और 30 कब ला रहा था, अबव 15 लैक्स। असेसमेंट ईयर जो था आपका 24-25 था, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 23-24। हमने क्या बोला था कि वो 3-3 लाख से बढ़ रहा था, तो 5 10 20 5 10 15 20 और 30। लेकिन इस वाला में क्या था 25 भी था। ये कौन सा ईयर के लिए है न्यू रिजिम, असेसमेंट ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर 22-23। 5 10 15 25 20 25 और 30 है। ये कौन सा ईयर का न्यू रिजिम है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। आपका अगर असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाता है 24-25 हो जाता है, तब आपको 3-3 में जाना है और आपका 25 वाला जो स्लैब था वो हट जाएगा। लेकिन आपका लास्ट वाला जो मैक्सिमम स्लैब था यहाँ पे भी 15 है और ऊपर वाला में भी 15 ही है। लेकिन हट कौन गया है 25, 12,50,000 टू 15 लाख। यहाँ पे 12 लाख टू ये आ गया न्यू रिजिम फॉर दी असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट ये यहाँ पे आप लोग को इस वाला गूगल डॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये वाला आप लोग को पूरा देख के आना है। अगर उसमें क्वेश्चन रहता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी आप लोग का डोमेस्टिक कंपनी के लिए भी ऑलरेडी लिखा हुआ है 25-30 ये लिखा हुआ है। अगर वहाँ पे कुछ क्वेश्चन होता है तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।